होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्सेट 6 की प्रेपरेशन। तो जो बच्चा नॉर्सेट की प्रेपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड रेगुलरली इस पे एमसीक्यूज़ की वीडियो आती है, आप जाके देख सकते हो। 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, मैं इजी से लेके मोस्ट डिफ़िकल्ट तक के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। रेगुलरली इस पे आपके जो है वीडियोज़ आने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है नॉर्सेट का बैच तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से नॉर्सेट का बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है। 1999 का बैच जो है अब 1499 का हो गया है, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, जीके एंड एप्टीट्यूड की सारी चीज़ें करवाऊंगी। सो फटाफट से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। यस, अगर आप अगले नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फुल थ्योरी बैच जो है स्टार्ट हो गया है, जिसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, एवरीथिंग एंड थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि ओनली 2499 का है। सो आप फटाफट से ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी रिजल्ट शुड अलाउडेड द नर्स टू परफॉर्म फर्दर असेसमेंट ऑन द पेशेंट एडमिटेड विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट है जिसे देख के नर्स और ज़्यादा फर्दर असेसमेंट करने वाली है जो कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का एडमिट हुआ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 50 mm ऑफ Hg है, बाइकार्बोनेट आयंस 27 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 mm ऑफ Hg है, SpO2 लेस देन 90% है। तो देखो ऊपर वाली 3 वैल्यूज जो है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो नॉर्मली इंसान जो सेचुरेशन है उसकी, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये 90% आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा कम नहीं है हाँ, बट कम है, मॉडरेटली कम है, माइल्ड कम है। तो इसके लिए आपको और फर्दर असेसमेंट करनी पड़ेगी। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है, बाइकार्बोनेट आयंस भी नॉर्मल रेंज में है। बस जो फोर्थ ऑप्शन है 90% से भी कम आ रही है, मतलब कि 89 या फिर 88 होगी, तो इट मीन्स वो थोड़ी कम है, जिसके लिए आपको फर्दर असेसमेंट पेशेंट की करनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है। सो कोई इशू हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट हैड चेस्ट ट्यूब ऑन हिज राइट चेस्ट विच वर कनेक्टेड टू द वाटर seal during ambulation. Just you got dislodged from the water seal. Which of the following action by the nurse would be appropriate? सो पेशेंट के राइट चेस्ट पे वाटर स्टील ड्रेनेज लगी हुई है। सो जब वो उसको आप एम्बुलेट करवा रहे थे, उसको चला फिरा रहे थे, तो जो वाटर सील की ट्यूब है वो डिसलॉग हो गई है, मतलब कि अलग हो गई है। सो अब एप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा नर्स का? ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट को कि वो कफ करे बहुत बार, सेवरल टाइम फोर्सफुली, असेस करना लंग साउंड, प्लेस करना पेशेंट को बेड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन, कनेक्ट द ट्यूब टू द वाटर सील। सो देखो जब भी जो ट्यूब है वो ट्यूब अलग हो जाती है, सो सबसे पहले आपको उसको कनेक्ट करना होता है वाटर सील से। क्यों? क्योंकि कोई भी एयर पैसेज जो है बॉडी में हो सकता है, एयर जाके अंदर, एयर जो है अंदर जा सकती है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए फटाफट से ट्यूब को वाटर सील के साथ कनेक्ट करो। देन उसके बाद लंग साउंड को आप ऑस्कल्टेट करो, चेक करो टू चेक एनी एयर। अगर आपको सुनाई दे रही है कोई ऐसी आवाज़ जिससे आपको पता चले अंदर एयर फिल हो चुकी है, ये सेकेंड स्टेप रहेगा। पर सबसे पहले आपको उसको दोबारा से कनेक्ट करना है विद द वाटर सील। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर फोर्थ ऑप्शन, दैट इज कनेक्ट द ट्यूब टू वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। तो इनमें से कौन सा पेशेंट है जो कि रिस्क पे रहेगा CAD के, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के? वेट अबव नॉर्मल, रिमेटिक फीवर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हिस्ट्री ऑफ मिट्रल वॉल्व रिपेयर, ड्रिंकिंग हॉट सूप। सो जब हमने कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ हम अपनी थ्योरी क्लास में कर रहे थे, और जो बच्चे न्यू देख रहे हैं उन्होंने कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में पढ़ा होगा। सो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ क्या है? ये कॉर्नरी आर्टरी है, इसके अंदर जो है लिपिड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आती है। तो जब आपने कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में पढ़ा होगा तो उसके प्राइमरी कॉजेज जो देखने को मिलते हैं दैट इज वेट अबव नॉर्मल। अगर पेशेंट ओबीज है,
ठीक है। तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज होने का उस पेशेंट को। तो पेशेंट को कहा जाता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करो, डाइट चेंजेस करो, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल कम करनी है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट हाइपरटेंशन। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है बता रही है कि हाइपरटेंशन है? अनएक्सप्लेन्ड नोज ब्लीड एंड डिजीनेस, हार्ट पैल्पिटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेसी एंड हाइपोक्सिया एंड नॉइसी रेस्पिरेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो आपको बोलेगी कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है। देखो सारी फाइंडिंग्स थोड़ी सी कोरिलेट कर रही हैं, बट आई नो आप कर लोगे। हाइपरटेंशन की कौन सी फाइंडिंग, इन सब चीजों में से एक फाइंडिंग कौन सी है जो कि हाइपरटेंशन बता रही है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल विद अ हेड इंजरी, द नर्स आइडेंटिफाइड दैट द पेशेंट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर एंड कलरलेस यूरिन आउटपुट, व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट इज अ मोस्ट लाइकली कॉज। तो हेड इंजरी के साथ पेशेंट जो है एडमिट हुआ है और नर्स देखती है कि पेशेंट के यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूरिन बिल्कुल क्लियर है, कलरलेस है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूरिन पास आउट कर रहा है हेड इंजरी के बाद। सो नर्स अब मोस्ट लाइकली क्या चीज़ एक्सपेक्ट करेगी? ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो, ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आप क्वेश्चन समझ के ऑप्शंस पे जाओगे ना, फिर आपको इजी रहेगा आंसर को देखना। ठीक है, एंड एक और चीज़ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप अभी भी नहीं कर पाए हो तैयारी तो बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। देखो जो 1999 का बैच है वो अब 1499 का हो चुका है, जिसमें आपको हर एक चीज़ में नॉर्सेट की करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, MCQs करवाऊंगी, साथ ही साथ इजी से डिफिकल्ट सारे टेस्ट सीरीज आपको इसी में ही मिलेगी 149 में, एंड साथ ही में आपको इसमें ही डाउट क्लासेस एंड आपको जीके एंड एप्टीट्यूड की MCQs भी मैं करवाऊंगी। सो आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट टाइम वेस्ट किए। चलो ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या चीज़ है। मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड लगा रहे हो, डेफिशिएंट रीनल परफ्यूजन है, इनएडुकेट ADH सिक्रीशंस हैं, इंक्रीज इन सीरम ग्लूकोज लेवल। सो देखो अब हेड इंजरी हुई है, ठीक है, यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा है, यूरिन कैसा आ रहा है? क्लियर और कलरलेस। भाई हेड से और यूरिन का क्या लेना देना है? लेना देना क्यों? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि वेजोप्रेसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता है, मे बी उसमें प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में वाटर कंजर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, ADH क्या करता है? वाटर कंजर्व करता है बॉडी में, यही करता है ना। अब अगर वाटर कंजर्व नहीं होगा तो क्या होगा? बॉडी से बाहर ही निकलेगा ना थ्रू द यूरिन। तो पेशेंट का ADH में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिन आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, वाटर जो है रिटेन नहीं हो पा रहा है बॉडी में। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है HIV पॉजिटिव मदर वांट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स। तो HIV की मदर है, अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है, तो आपका अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स क्या रहेगा? थोड़ा जूम कर लेना। डिस्करेज करना breastfeeding because HIV can be transmitted through breast milk, encourage breastfeeding so that she can get her rest and get healthier, encourage breastfeeding because it is healthier for the baby, encourage breastfeeding to facilitate bonding। so देखो HIV क्या होता है कि HIV जो बॉडी के सीरम्स होते हैं उनसे निकलता है, बॉडी की सिक्रीशन से ट्रांसमिट होता है, निकलता नहीं है, ट्रांसमिट होता है टू द अदर पर्सन। तो ऑब्वियसली अगर वो ब्रेस्ट फीड कराने जा रही है बच्चे को, सो देयर इज अ चांसेस कि बच्चे को भी HIV हो जाएगा। सो क्या करोगे आप लोग कि डिस्करेज करोगे ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है टूवर्ड्स द बेबी थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि सिक्रीशंस हैं तो हो सकता है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ये सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि जो आपका HIV है आपको मदर को वो ब्रेस्ट फीड के थ्रू बच्चे की तरफ जा सकता है, तो आप इसको बिल्कुल ही मना कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following nursing intervention is a priority after cardiac catheterization? तो अगर आपने किसी की कार्डियक कैथराइजेशन की है तो इसमें से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो प्रायोरिटी में रहेगी? प्रोवाइड हाइड्रेशन, मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग, चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर। सो देखो
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लीडिंग, हेमेटोमा चेक करना, ठीक है, इनसाइड द साइट पे ब्लीडिंग चेक करना, साइट की केयर करना, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत होते हैं। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे 15 से 20 मिनट्स के लिए आपको प्रेशर देके रखना है, प्रॉपरली प्रेशर देके रखना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो चुके, ठीक है। सो फिलहाल के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, चाहे किसी की कैथेटर पड़ा है, चाहे किसी की बायोप्सी हुई है, आपने हमेशा ब्लीडिंग साइट को मॉनिटर करना है प्रायोरिटी में। चलो, रेड यूरिन विदाउट आरबीसीज इज सीन इन, तो रेड कलर का यूरिन विदाउट आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के विदाउट वो रेड कलर का दिख रहा है, किस में दिखता है? लंपस नेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, हिमोलिटिक यूरिक सिंड्रोम, हेबाडोमाइलोसिस। सो इट इज सीन इन हेबाडोमाइलोसिस, ठीक है। सो डिसीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट को रेड यूरिन आता है और जब आप यूरिन कल्चर करते हो तो उसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्सेट बहुत डालता है जिसमें आपका सब वो चेक कर पाए कि आपको कितना डिसीज कंडीशन के बारे में पता है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इज मोर देन। सो अगर आप प्रोलॉन्ग्ड लेबर किसको कहोगे? प्रोलॉन्ग्ड लेबर अगर उसका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, फर्स्ट की स्टेज क्या होती है? पूरा सर्विक्स का डायलेशन, सेकंड स्टेज होती है बेबी का एक्सपल्शन। सो जब ये दोनों चीजें कितना टाइम ले उसको हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर मतलब कि लंबी लेबर कहेंगे। 6 आवर, 14 आवर्स, 12 आवर, 18 आवर्स। तो इसको हमने कहा जाता है 18 आवर्स वाली लेबर, जो कि फर्स्ट एंड बेबी के उसका सर्विक्स भी खुल गया है, ठीक है, डायलेट हो रहा है, और उसका बेबी का एक्सपल्शन अगर 18 घंटे ले रहा है, टू मच टाइम, देन इट इज कॉल्ड अ प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 60th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमिनाज इन अ वुमेन विद गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। तो इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है हाइड्रोमिनाज होने का मदर में, अगर मदर को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है? हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्लड वेसल्स, फीटस डाययूरेसिस, एब्सेंस ऑफ स्वेलिंग, रिफ्लेक्शन फीटस, इंक्रीज ट्रांसयूडेंस। तो देखो, मदर को डायबिटीज है तो ऑब्वियसली बच्चे में भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो बच्चा क्या करेगा? बार बार यूरिन पास आउट करेगा, और यूरिन पास आउट ऑफ द फीटस को हम क्या बोलते हैं? फीटल डाययूरेसिस। ध्यान से सुनो, मदर का भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, बच्चे का भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, बार बार यूरिन पास करेगा, जिससे मदर को हाइड्रोमिनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो सेकंड ऑप्शन है बच्चे का क्योंकि जब जब शुगर इंक्रीज होती है बॉडी में ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है, ठीक है ना, फीटस ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है, तभी मदर को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो। काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ये रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1999 का जो बैच है वो हो चुका है आपका 1499 का। विदाउट टाइम वेस्ट किए आप नॉर्सेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर टाइप का एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, एंड इसी के साथ साथ मैं आपको देने वाली हूँ जीके एंड एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट वैसे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और पढ़ो, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।